अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है माशाल्लाह से। स्टूडेंट आज हमारा जो नया चैप्टर चल रहा है इसका नाम था वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स पेबल। याद है ना भाई, डिटेल से हमने बात की थी कि वैल्यूएशन अकाउंट्स पेबल क्या होता है और किस तरीके से हम अकाउंट्स पेबल की वैल्यूएशन करते हैं, राइट स्टूडेंट। उसके बारे में बताया था कि वैल्यूएशन के लिए हमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का तस्करा करना है वो ये कि हमारे अकाउंट्स पेबल पर कितना पैसा डूब सकता है, कितना पैसा हमारा नहीं मिलेगा स्टूडेंट। टीचर किसके जरिए, कस्टमर के जरिए जो पैसा हमारा डूब जाता है, नहीं मिल पाता, उस पैसे को हम क्या नाम देते हैं? अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल या अलाउंस फॉर डाउटफुल। याद है ना, वो जो अलाउंस हमने निकालना होता है उसके लिए फिर मैंने बताया था कि आप हमेशा मेथड पे बेस करते हैं या जिसको हम अप्रोचेस का नाम देते हैं। हमारे सवाल में मेंशन होता है कि हमें कौन सी अप्रोच यूज करना है। मैंने आपको लास्ट टाइम तीनों अप्रोच बड़ी डिटेल से बता दी थी, मतलब डिटेल सेंस में कि मैंने बता दिया था कि हर अप्रोच किसके ऊपर बेस करके बैड डेट निकालता है। याद है ना स्टूडेंट, हमने बताया तीन तरह के अप्रोचेस के नाम ये थे। एक का नाम था इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, सेकंड का नाम था बैलेंस शीट अप्रोच और थर्ड का नाम था हमारे पास स्टूडेंट क्या नाम था? एजिंग ग्रुप मेथड। याद है ना स्टूडेंट, ये तीन तरह के हमारे पास मेथड मौजूद है या अप्रोचेस मौजूद है। तीनों से हमें बैड डेट ही कैलकुलेट करना होता है। अच्छा स्टूडेंट, फिर हमने आपको बताया था कि इनकम स्टेटमेंट अप्रोच जब करेंगे तो हमने किस चीज को बेस बनाया था? नेट क्रेडिट सेल को। याद रखिएगा, किसको? नेट क्रेडिट सेल्स के ऊपर हमेशा बैड डेट लगाते हैं। परसेंटेज आपको सवाल में देगा, उसकी कोई टेंशन नहीं लेना है। परसेंटेज गिवन होगी, बस आपने सेल तलाश करके उसके ऊपर अप्लाई करना, आपका बैड डेट आ गया। बैलेंस शीट अप्रोच में हमने क्या कहा था कि बैड डेट उसमें भी परसेंटेज गिवन होगी। किस पे लगाना था? एंडिंग बैलेंस आपने निकालना था। किसका? कंट्रोल अकाउंट सिविल का। मैंने बना के दिखाया था लास्ट टाइम। कंट्रोल किसे कहते हैं और सब्सिडारी लेजर किसे कहते हैं, दोनों में फर्क बता दिया था, राइट स्टूडेंट। तो एजिंग ग्रुप में हम सब्सिडारी लेजर पे बेस करते हैं, हर कस्टमर को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, उसकी एजिंग बनाते हैं और उसके ऊपर बैड डेट लगाते हैं। लेकिन बैलेंस शीट अप्रोच में हम हमेशा तमाम कस्टमर का एक ही लेजर बनाते हैं जिसका नाम होता है कंट्रोल अकाउंट सेवेल और उसके ऊपर 1% होती है। बातें याद है ना स्टूडेंट? शाबाश। उसके बाद अगले स्टेप में मैंने बताया था कि आपका सवाल इनकम स्टेटमेंट अप्रोच का हो, बैलेंस शीट अप्रोच का हो या एजिंग ग्रुप का। स्टूडेंट, कुछ चंद बेसिक एंट्रीज ऐसी होती हैं जो आपके हर सवाल में 90% वो सवाल में एंट्रीज मस्ट आती हैं। स्टूडेंट क्लियर है? तो वो एंट्रीज में मैंने तकरीबन 7 एंट्रीज जो बड़ी कॉमन है वो मैंने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, राइट स्टूडेंट। ओके, आज उसी सिलसिले में आज हम एक सवाल कर रहे हैं 5 ईयर से और एक ईयर देखेंगे। और अभी हम स्टूडेंट याद रखिएगा, हम सिर्फ और सिर्फ इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के सवाल डिस्कस करेंगे। हमारा तरीकेकार ये होता है कि पहले अप्रोच पहली करी, फिर दूसरी अप्रोच करी, फिर तीसरी अप्रोच के ऊपर जाएंगे। तो आज जो हम सवाल करने जा रहे हैं उसमें हम सिर्फ इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के ऊपर बेस करेंगे। मैंने सवाल निकाला हुआ है, ईयर बताता हूं, आप लोग 5 ईयर्स खोलिएगा और मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर भी करूंगा। जी स्टूडेंट, ये हमारा ईयर है 2015 का रेगुलर का क्वेश्चन मुझे मिला है जिसके अंदर हमारे पास इनकम स्टेटमेंट अप्रोच भी है और बैलेंस शीट भी भरा है। मैं सवाल पहले आपको शेयर करूंगा ताकि आपके साथ कुछ डिस्कस किया जा सके। देखिए स्टूडेंट, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 2015 रेगुलर का है। लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस ऑन जनवरी 1, 2014, अकाउंट रिसीवेबल ₹1,50,000, अलाउंस फॉर बैड डेट्स ₹5,000। फिर बोलता है ड्यूरिंग द ईयर 2014 फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वर कंप्लीटेड। आपको ट्रांजेक्शन नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक दी हुई हैं, अभी मैं डिस्कस करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ऊपर जो आपको ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 2014 लिखा हुआ है, पहले मैं इसको डिस्कस कर लूँ, फिर इंशाल्लाह ट्रांजेक्शन्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट, जो पहली बात लिखी हुई है 1 जनवरी, देखिएगा हमारा जो वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स का सवाल है इसके अंदर एक चीज पे बड़ा फोकस रखिएगा, चाहे हमारी अप्रोच इनकम स्टेटमेंट हो, बैलेंस शीट हो या फिर आपकी एजिंग ग्रुप हो। आपके सवाल में सबसे पहले जो कुछ गिवन होगा स्टूडेंट, आप देखेंगे फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। नॉर्मली फर्स्ट डे ऑफ द ईयर जो है आपका क्या होता है? 1 जनवरी नॉर्मली किया जाता है, राइट। लेकिन कुछ और भी ईयर हो सकता है, कंपनी कोई और ईयर अपना 12 महीने का चला रही है, 12। लेकिन नॉर्मल वे में क्या है? 1 जनवरी आपका पहला दिन है। इस दिन आप
अकाउंट शीट के सवाल में स्टूडेंट हमेशा जो है वो दो अकाउंट्स के बैलेंसेस गिवन होंगे। वो दो अकाउंट्स कौन कौन से होंगे? एक होगा अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस गिवन होगा, और याद रखिएगा ये जो बैलेंस गिवन होगा कौन सा होगा स्टूडेंट? ये हमेशा होगा ओपनिंग बैलेंस, राइट स्टूडेंट। और दूसरा जो हमें एक और अकाउंट्स का बैलेंस गिवन होगा वो कौन सा होगा स्टूडेंट? अलाउंस फॉर बैड डेट्स का होगा, राइट। इसका भी हमारे पास जो 1 जनवरी को बैलेंस होगा कौन सा होगा स्टूडेंट? ओपनिंग बैलेंस। क्लियर है? ये हमारा हमेशा ओपनिंग बैलेंस होगा, इस ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट। एक बात 1 जनवरी को दोनों के बैलेंस गिवन होंगे। पहली बात ये है कि इसका जो भी बैलेंस गिवन होगा आपके लिए कोई साइड या कोई साइन मेंशन नहीं होगी। तो याद रखिएगा अकाउंट शीट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा, ओपनिंग बैलेंस कहां पे होता है स्टूडेंट? डेबिट में होता है। हमेशा कहां होता है? डेबिट बैलेंस होता है। इसका याद रखिएगा जो भी बैलेंस होगा ओपनिंग डेबिट। और आपको पता है जब ये 1 जनवरी को ओपनिंग बताया तो कहां से आया होगा? ये लास्ट ईयर से बचकर आया होगा। जैसे हमने लेजर बनाते हैं, आपको पता है इस साल का एंडिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बन जाता है। तो बिल्कुल, तो जो हमारे पास अकाउंट शीट का बैलेंस गिवन होगा वो उसका ओपनिंग बैलेंस होगा स्टूडेंट, और वो हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। एक बात। दूसरी बात स्टूडेंट, हमारे पास अलाउंस फॉर बैड डेट्स का भी बैलेंस गिवन होगा। हमेशा सवाल में दो बैलेंसेस हमेशा स्टार्ट में गिवन होंगे। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स का जो बैलेंस गिवन होगा, याद रखिएगा अगर उसके साथ कोई साइड, कोई साइन मेंशन नहीं है, नेगेटिव पहले पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ है, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट अगर साइड ना लिखा हो तो वो हमेशा क्रेडिट माना जाता है। ये ध्यान में रखिएगा कि अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स के साथ कोई भी साइन नहीं लगी हुई है, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा हुआ है, तो वो हमेशा कौन सा होता है? क्रेडिट होता है। हमेशा क्रेडिट में लिखा हुआ होता है। लेकिन इन केस अगर कभी अलाउंस फॉर बैड डेट्स का वो आपको कौन सा बैलेंस दे सकता है? डेबिट बैलेंस भी दे सकता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। ये भी हो सकता है सवाल आएंगे, ऐसे मैं करवाऊंगा आपको कि जब डेबिट आएगा तो उसकी वजह ही बताऊंगा मैं। अभी फिलहाल अच्छा क्रेडिट लिखा होगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स के साथ, अच्छी बात है, लिख दिया। फिर कह रहा हूं नहीं लिखा होगा तो वो हमेशा क्रेडिट माना जाएगा। लेकिन डेबिट अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस होगा, सवाल में आएगा, तो डेबिट हमेशा मेंशन करेगा। डेबिट बताएगा तो हमें समझ में आएगा कि डेबिट बैलेंस है। और अगर कुछ भी नहीं बता रहा बैलेंस के साथ, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं लिख रहा, तो वो हमेशा क्रेडिट होता है, राइट। और अकाउंट शीट का हमेशा क्या होता है? डेबिट। वो तो होता है डेबिट है, वो क्रेडिट में नहीं होता, राइट स्टूडेंट? क्लियर है? ओके। और ये दोनों के कौन से बैलेंस होते हैं स्टूडेंट? में लिख दिए ओपनिंग बैलेंस होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था हमारे पास अकाउंट शीट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ स्टूडेंट 1,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपए, और इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 5,000। कहां पे आएगा? क्रेडिट में, क्योंकि मेंशन नहीं है। दोनों बातें क्लियर हो गई स्टूडेंट? तो हर सवाल में सबसे पहले मैं यही बात करूंगा कि आपके पास एक अकाउंट शीट का बैलेंस होगा और एक अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का होगा। अकाउंट शीट का डेबिट में, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा, ये जो ओपनिंग बैलेंस किसी के भी हो, सिर्फ इसके नहीं, ओवरऑल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, आपके पास जब भी ओपनिंग बैलेंस होता है उसकी कोई जनरल एंट्री पास नहीं होती है, क्योंकि वो अमाउंट लास्ट ईयर से एडजस्ट होके आता है, लास्ट ईयर उसकी एंट्रीज बन चुकी होती है, तो हमेशा ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री बनाने की जरूरत नहीं होती। ये ओपनिंग बैलेंस में क्या काम आते हैं? जब एंट्री नहीं बना रहे तो कहां काम आएंगे? बिल्कुल अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये कहां काम आएंगे, किस जगह इनकी वर्किंग होगी। अभी हम सवाल को आगे लेके चलते हैं। तो पहली बात तो समझ में आ गई, पहला पार्ट पढ़ लिया कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है दोनों सवाल के, क्लियरेस्ट और दोनों अकाउंट्स के, और इनकी कोई जनरल एंट्री नहीं बनेगी। आगे देखते हैं 2014 में आगे हमने क्या ट्रांजैक्शन बनाई, वो मैं आपको शेयर करता हूं और फिर हम लोग एंट्रीज बनाते हैं। सही है स्टूडेंट? चलिए जी स्टूडेंट, ये मैंने जनरल बना लिया क्योंकि हमारा अगला काम क्या है, जनरल एंट्रीज पास करनी है, जो हमें 6-7 दी हैं, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिटेल से समझाई थी कि जनरल एंट्रीज क्या होती है। मैं आपको एक एक ट्रांजैक्शन शो करूंगा स्क्रीन पर, वैसे तो 5 ईयर्स जो सामने रखिएगा और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास मौजूद है, लिखा हुआ है नंबर 1 कैश सेल 75,000, राइट स्टूडेंट? याद है ना आपको? कैश सेल बहुत सिंपल है, बताई थी, बोला मैंने आपको, यहाँ पे डेट नहीं दी हुई है तो आप इसको नंबरिंग करके लिखे। नंबर फर्स्ट है कैश सेल की क्या एंट्री बताई थी स्टूडेंट? कैश डेबिट सेल
क्रेडिट 75,000 रुपीज, यानी कि कैश 75,000 डेबिट में आ गया और सेल हमारे पास 75,000 क्रेडिट में आ गया। राइट स्टूडेंट, नरेशन लिखिए इसकी। टू रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश। सही स्टूडेंट, फर्स्ट हो गई है। सेकंड ट्रांजैक्शन देखिएगा स्टूडेंट। सेकंड कहता है क्रेडिट सेल रुपीज 1,75,000। क्लियर स्टूडेंट जी? बहुत अच्छी तरह आपको पता है क्रेडिट सेल की भी एंट्री हमने कल ही बनाई थी। जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं क्या एंट्री बनाते हैं? हमेशा क्या ओपन करते हैं स्टूडेंट? यकीनन आप लोग कह रहे होंगे अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल क्रेडिट। कितना अमाउंट? 1,75,000 हमारे पास का अमाउंट है स्टूडेंट। नरेशन लिखेंगे वही जैसे ऊपर लिखी है, बस इसमें क्रेडिट का इजाफा कर देंगे। टू रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। स्टूडेंट्स, दो एंट्रीज बना ली हम लोगों ने। अब आते हैं थर्ड की तरफ। हम लोग थर्ड ट्रांजैक्शन दिखाता हूं मैं। देखिए स्टूडेंट, थर्ड में क्या लिखा हुआ है? कैश कलेक्शन ऑन अकाउंट रुपीज 2 लाख। आ रही बात समझ में कि हमने 2 लाख रुपए कलेक्शन कर लिए अपने अकाउंट शीट के ऊपर। कैश कलेक्शन की भी एंट्री है स्टूडेंट, याद है ना आप लोगों को? बहुत इजी एंट्रीज हैं, बहुत कॉमन सी। क्या बनाते हैं? कैश कलेक्शन की एंट्री होती है कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कितना? 2 लाख रुपए हमें कलेक्शन हो गई, तो 2 लाख रुपए की हमने एंट्री बना ली। 2 लाख रुपए कैश डेबिट, 2 लाख रुपए क्या है? अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। नरेशन क्या हो गई है? टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। चलिए स्टूडेंट, ये 3 ट्रांजैक्शन में बना ली। आप लोग इसको कॉपी कर लें, फिर मैं अगली चौथी पांचवी जो जा रहे हैं वो भी बनाता हूं। कॉपी कर लें। 4th ट्रांजैक्शन देखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास मौजूद है सेल रिटर्न रुपीज 5,000। वेरी सिंपल, आपको बता चुका हूं कई दफा। सेल रिटर्न की एंट्री क्या बनाई थी? सेल रिटर्न की एंट्री हमने बनवाई थी स्टूडेंट नंबर 4 पे। सेल रिटर्न डेबिट। अच्छा, पूरा नाम भी लिख सकते हैं आप। पूरा नाम ये होता है सेल रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट। पूरा नाम भी आप शो कर सकते हैं स्टूडेंट, ये आपको दिखेगा, घबराइएगा नहीं। सेल रिटर्न का पूरा नाम होता है सेल रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। याद है ना स्टूडेंट? स्टूडेंट कितना अमाउंट था? आई थिंक 5,000। 5,000 रुपए हमारे पास मौजूद थे। सही स्टूडेंट, नरेशन लिख देते हैं अगेन। टू रिकॉर्ड सेल रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स। सही स्टूडेंट, नेक्स्ट हो गई। अब आगे चलिएगा, अगली ट्रांजैक्शन दिखाता हूं मैं आपको। जिस स्टूडेंट नंबर 5 देखिएगा, लिखा हुआ है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 7,000। स्टूडेंट याद है ना, बैड डेट रिटर्न ऑफ मैंने आपको एंट्री करवाई थी। मैंने क्या बताया था कि जब आपको एक कस्टमर के बारे में सडनली पता चलता है कि यार ये कस्टमर अब पेमेंट नहीं कर सकता, अब इसकी हालत ऐसी हो गई है, बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया है, अभी हमें पेमेंट नहीं कर सकता, तो यकीनन हम बोलते हैं इसके पीछे भागना बेकार है, टाइम जाया बेकार है, हमारा खर्चा होता है, हमारा बंदा जाता है, हमारा पेट्रोल चलता है, राइट। तो बहुत सारे खर्चे बचाने के लिए हम बोलते हैं जब ये चीज मिलनी नहीं है तो फिर इसको राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो, रोट ऑफ कर दो। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, हमने एक अकाउंट को सिंपली लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिखा है कि बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, हमने रिटर्न ऑफ कर दिया। सही ना? 7,000 का रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या बनाई थी स्टूडेंट? याद है ना आप लोगों को? नंबर 5 पे हमने रिटर्न ऑफ की एंट्री बनाई थी स्टूडेंट। क्या बनाई थी? अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस फॉर
बैड डेट्स डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कितना अमाउंट है स्टूडेंट? 7,000 रुपए से हमने एंट्री पास कर ली। क्लियर स्टूडेंट? विद नरेशन टू रिकॉर्ड कस्टमर अकाउंट रिसीवेबल रिटर्न ऑफ। सही स्टूडेंट, ये नंबर हो गई, नंबर 5 ट्रांजेक्शन हो गई। क्लियर हो गई? समझ में आ रही है स्टूडेंट? अब नंबर 6 करेंगे, जरा देखिएगा नंबर 6। देखिए नंबर 6 स्टूडेंट, मैंने आपको रिकवरी की एक ट्रांजेक्शन समझाई थी। लिखा हुआ है रिकवरी फ्रॉम प्रीवियसली रिटर्न ऑफ अकाउंट ₹3,000 लिखा हुआ है स्टूडेंट। याद है ना ये बात, ये ट्रांजेक्शन आपको? तो स्टूडेंट याद है रिकवरी में मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा 2 एंट्रीज बनाते हैं, हमेशा 2 एंट्रीज बनाते हैं, याद होना चाहिए। हमने कहा था नंबर 6 की पहली एंट्री बनेगी, क्या बनेगी स्टूडेंट रिकवरी में? हमें अच्छा यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे रिटर्न ऑफ किया 7 का और रिकवरी में लिखा है प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, जो रिकवरी हो रही है वो 3,000 की हो रही है। तो स्टूडेंट इस बात का ख्याल रखिएगा, ये जो हमें 7,000 है वो तो इस साल का रिटर्न ऑफ है। इस साल हमने एक अकाउंट को कस्टमर को खत्म किया, क्लोज किया, रिटर्न ऑफ कर दिया। लेकिन ये लिखा हुआ है जो रिकवरी हो रही है वो प्रीवियसली हो रही है। प्रीवियस का मतलब है पीछे किसी साल में, पीछे किसी सालों में हमने क्या किया होगा, किसी कस्टमर को रिटर्न ऑफ किया होगा। मैंने आपको बताया था कि 1 साल के बाद कभी वो कस्टमर क्या होता है, रीस्टैब्लिश हो जाता है, वो काबिल हो जाता है, उसकी जॉब लग जाती है, उसका बिजनेस चल जाता है, तो या तो वो खुद आगे हमें पेमेंट कर जाता है कि यार 2-3 साल से मेरा उधार था, राइट, उसे नहीं पता था कि मैं रिटर्न ऑफ करके बैठा हूं, लेकिन वो आया और मुझे पेमेंट कर गया, तो इसको भी हम रिकवरी कहेंगे, प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, यानी जो पिछला रिटर्न ऑफ था उसकी रिकवरी हो गई है। या हमने उसको जब फॉलो किया 1 साल के बाद तो चला वो एस्टैब्लिश हो गया, तो फिर हमने उससे आगे रिकवरी कर ली। बहरहाल तो ये प्रीवियसली है, प्रीवियस का मतलब पहले कभी हमने क्लोज किया होगा, तो पहले जो क्लोज किया होगा 3,000 का, राइट स्टूडेंट, राइट। आज हमें वो 3,000 रुपए रिकवरी हो रही है। तो रिकवरी की पहली एंट्री हमने क्या बनाई थी, क्या बनाएंगे स्टूडेंट? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। कितना मिल रहा है आज हमें? जस्ट 3,000। तो 3,000 से हमें एंट्री बनानी है। नरेशन क्या लिखेंगे स्टूडेंट? टू रिकॉर्ड रीओपन रिटर्न ऑफ कस्टमर अकाउंट रिसीवेबल, कस्टमर अकाउंट। सही स्टूडेंट, 6 की नंबर 1 ये बन गई है, और 6 की सेकंड जो मैं बनाऊंगा वो देखिएगा जरा। और जो 2 बनाते हैं रिकवरी में, दूसरी का बनाएंगे 6 की स्टूडेंट, याद होगा। अब हम लोग क्या लेंगे, कैश रिसीव करके अकाउंट से क्लोज करेंगे। तो कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। और सेम याद रखिएगा, दोनों एंट्रीज एक ही अमाउंट से बनती हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। जो रिकवरी की 2 बनाते हैं दोनों का अमाउंट एक ही होता है। टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन या कलेक्टेड फ्रॉम रिटर्न ऑफ कस्टमर, रिटर्न ऑफ कस्टमर। कॉपी करें स्टूडेंट, ये हमारी 6 एंट्रीज हो गई, हमारे सवाल में मेंशन थी। क्लियर है, दिख रही हैं? फिर आगे शुरू करते हैं। स्टूडेंट क्लियर हो गया, ये हमारी 6 ट्रांजेक्शन थी, हमने जनरल एंट्री बना ली है। अब देखिए रिक्वायर्ड में हमसे क्या पूछ रहा है, मैं आपको शो करता हूं, फिर आगे हम काम लेके चलते हैं। देखिए रिक्वायर्ड में क्या लिखा था, फर्स्ट रिक्वायर्ड क्या, अगले पेज देखिए स्टूडेंट। पहला रिक्वायर्ड लिखा है प्रीपेयर अकाउंट सिविल अकाउंट, फिर बोलता है कंप्यूट एंड रिकॉर्ड बैड डेट्स एक्सपेंस एस्टिमेटेड बैड डेट्स। नंबर 1 पे लिखा है 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल अंडर बैलेंस शीट अप्रोच, और बी में लिखा हुआ है 3% ऑफ नेट क्रेडिट सेल अंडर इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। दिख रहा है स्टूडेंट? और थर्ड रिक्वायर्ड बोलता है प्रीपेयर पार्शियल बैलेंस शीट अंडर बोथ अप्रोचेस। फिर सवाल अच्छी तरह देख लें, रिक्वायर्ड देख लें, आपके पास भी होगा, उसको देख लीजिएगा। इसलिए आप कहेंगे सर यहाँ पे कहीं पे जनरल एंट्री तो इसने मांगी नहीं थी। बिल्कुल नहीं मांगी थी, ये मैंने स्पेशल इस सवाल के लिए किया है स्टूडेंट, राइट। इस सवाल के लिए मैंने जनरल एंट्रीज पास किए हैं
ताकि आपको आगे वाले काम में समझा सकूं। और जर्नल एंट्री बना लें, अभी प्रैक्टिस के तौर पे आप बना लें, बार बार अगर बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी स्टूडेंट। लेकिन एग्जाम में अगर नहीं मांगे तो आपको जरूरत नहीं है, फिलहाल अभी अपने बनाइए। क्योंकि हमने अभी लेजर बनाना है। तो स्टूडेंट मैं पहला काम अब इसका रिक्वायर्ड कर रहा हूँ, प्रीपेयर अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, यानी कि अकाउंट का मतलब होता है टी अकाउंट लेजर। तो हम पहला टी अकाउंट बनाने जा रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल का, फिर आगे बात करते हैं कि आगे हमें क्या करना है। क्लियर है? अच्छा स्टूडेंट याद रखिएगा, इस अकाउंट के सवाल में हमें दो लेजर हमेशा बनाने होंगे, एक अकाउंट रिसीवेबल का बनाना होगा और एक अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बनाना होगा। याद रखिएगा ये बात। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा, हम जो अकाउंट शीट बनाएंगे वो वन गो में कंप्लीट करके फाइनल होकर बना लेंगे, तमाम एंट्रीज डाल के हम उसका फाइनल एंडिंग बैलेंस बीटी बैलेंस निकाल लेंगे। राइट स्टूडेंट? लेकिन अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का लेजर याद रखिएगा हम बनाएंगे, लेकिन वो कंप्लीट फौरन नहीं होगा, उसमें हमें बीच में फिर कोई वर्किंग करना पड़ेगी और फिर उस वर्किंग के बाद वो अलाउंस का लेजर कंप्लीट होगा। तो इस वक्त ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर दो लेजर बना रहे हैं स्टूडेंट, दो लेजर, और एक लेजर अकाउंट रिसीवेबल का और एक बना रहे हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स का। राइट स्टूडेंट? और याद रखिएगा अकाउंट रिसीवेबल का लेजर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का लेजर इनकम्प्लीट होगा। जरा मेरे साथ देखिएगा, मैं पहला लेजर बना रहा हूं अकाउंट रिसीवेबल का स्टूडेंट। ये मेरा अकाउंट रिसीवेबल का लेजर है स्टूडेंट। लेजर का तरीका यकीन आपको अच्छी तरह से आता होगा। अगर इंटर कॉमर्स के स्टूडेंट है तो फिर तो आप लोगों को बहुत आसानी से ये पता होगा लेजर को कैसे हम लोग फिल करते हैं। तो स्टूडेंट देख लिएगा, अगर इनकेस अगर आप साइंस से रिलेटेड हैं तो फिर भी मैं लेजर पहले भी खैर बनवा चुका था, लेकिन फिर एक दफा आज लेजर को पोस्ट करने का तरीका बताऊंगा। पहला काम होता है लेजर के अंदर अपनी जर्नल एंट्री को पोस्ट करना, राइट? और फिर दूसरा काम होता है उसकी फुटिंग एंड बैलेंसिंग कहलाती है। हर लेजर को दो स्टेप में कंप्लीट किया जाता है। पहला काम होता है पोस्टिंग और दूसरा काम होता है फुटिंग एंड बैलेंसिंग, राइट? तो सुनिएगा, पोस्टिंग का काम क्या होता है? पोस्टिंग के लिए एक बात का ख्याल रखा करें स्टूडेंट, अगर जिस अकाउंट का हम लेजर बना रहे हैं, टी अकाउंट बना रहे हैं, अगर सवाल में देखें क्या उसका ओपनिंग बैलेंस मौजूद है, अगर ओपनिंग बैलेंस है स्टूडेंट तो पहले हमेशा ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे। याद रखिएगा इस बात का ख्याल, जब भी कोई भी सवाल करें अकाउंट्स का और वहां पे आपको टी अकाउंट बनाना पड़े तो टी अकाउंट बनाते वक्त जिसका आप अकाउंट बनाए ओवरऑल पूरे होल क्वेश्चन के अंदर एक चीज पे फोकस करें कि क्या जो लेजर बना रहा हूं उसका ओपनिंग बैलेंस सवाल में गिवन है। अगर गिवन है तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है, उसके बाद बाकी ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग होती है। अच्छा, हमने देखा, हमने आपको सवाल में बताया था कि 1 जनवरी 2014 को हमें दो बैलेंसेस गिवन थे, एक अकाउंट रिसीवेबल का, एक अलाउंस फॉर बैड डेट्स का गिवन था। याद है ना स्टूडेंट? याद है? बिल्कुल सही। तो वो दोनों कौन से बैलेंस मैंने बताया था? ओपनिंग थे। और अकाउंट शीट का मैंने क्या लिखवाया था? ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहां होता है स्टूडेंट? हमेशा डेबिट में होता है। तो सबसे पहले हम यहां पे इसको दिखाएंगे 1 जनवरी 2014 बैलेंस क्या क्या लिखेंगे। कितना बैलेंस था स्टूडेंट? 1,50,000। याद है ना? ये ओपनिंग बैलेंस गिवन था, ये मैंने सबसे पहले रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट मुझको? ओपनिंग बैलेंस के बाद जो मैंने यहाँ पे 6-7 एंट्रीज बनाई थी, और एंट्रीज बनाने का मेरा मकसद भी यही था कि आपको अब लेजर समझ में आ जाए। अपनी एंट्रीज पे फोकस रखिएगा स्टूडेंट, सामने रखिएगा जो आपने अभी कॉपी की है। मैं यहाँ से बोलता रहूंगा, एंट्रीज चेक करते रहिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट आपने जो पहली एंट्री बनाई थी कैश सेल की, और एंट्री क्या बनाई थी? कैश डेबिट सेल क्रेडिट। अगर मैं एंट्री ऐसे रफली बना के वापस इरेज करूंगा, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, आपने फर्स्ट एंट्री बनाई थी स्टूडेंट। लेकिन अगर आप गौर करें, ये पहली एंट्री जब आपने बनाई थी, इस एंट्री में हमारा, क्योंकि अब हमने हर वो एंट्री के ऊपर फोकस करना है जिसमें कौन सा अकाउंट आए, अकाउंट रिसीवेबल का आना लाजमी है। हमारा अकाउंट सिर्फ जिस एंट्री में आएगा वही एंट्री हमारे लेजर में मूव करेगी, पोस्ट की जाएगी। क्लियर है? अगर अकाउंट शीट डेबिट में आएगा तो डेबिट में बैलेंस डालेंगे, अगर अकाउंट शीट क्रेडिट में आएगा तो क्रेडिट में दिखाएंगे। ये बात तो आपको रूल्स पता ही है। लेकिन जब मैंने पहली एंट्री देखी तो इसके अंदर ना मेरा अकाउंट शीट डेबिट में है, ना मेरा अकाउंट सिविल
क्रेडिट में है। इसका मतलब है इस एंट्री का अकाउंट रिसीवेबल से कोई ताल्लुक नहीं है, छोड़ दें, इग्नोर कर दें, इस लेजर के लिए इग्नोर कर दें। अगली जब मैंने एंट्री बनाई स्टूडेंट, एंट्री थी क्रेडिट सेल 1,75,000। अगर मैं एंट्री बनाऊं तो आपने ये बनाई थी अकाउंट से डेबिट और सेल क्रेडिट 175, याद है ना, ये भी बनाई थी हमने। तो आप जरा देखिए स्टूडेंट, अकाउंट रिसीवेबल इस एंट्री में आ रहा है, कहां पे आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, दिख रहा है। तो स्टूडेंट मैं इसको डेबिट में ले जाऊंगा, डेबिट में लिखूंगा 1,75,000। लेकिन मुझे क्या करना होगा, एक तो इसका नंबर, अगर नंबर है, डेट तो नहीं है, तो नंबर 1 नंबर 2 डालना पड़ेगा, राइट। और उसकी रीजन अपोजिट लिखते हैं, क्योंकि अकाउंट से खुद डेबिट में आ गया, लेकिन इसकी रीजन लिखेंगे कि ये डेबिट में किसकी वजह से आ रहा है। तो वजह हमेशा उसके अपोजिट होती है। अगर अकाउंट से डेबिट में होगा तो उसकी वजह, उसकी रीजन हमेशा क्रेडिट वाली होगी। अगर अकाउंट से क्रेडिट में होगा स्टूडेंट तो उसकी वजह डेबिट वाली होगी। सही है, क्लियर है। तो अब मैं यहां पे वजह लिखने जा रहा हूं। वजह क्या है स्टूडेंट, सेल। क्लियर है स्टूडेंट, ये दूसरी एंट्री मैंने रिकॉर्ड कर दी। थर्ड एंट्री क्या बनाई थी हमने, लिखा हुआ था कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर 2 लाख रुपए हमने कलेक्शन हुई थी स्टूडेंट। एंट्री क्या बनाई थी, कैश डेबिट अकाउंट सेविंग क्रेडिट 2 लाख रुपए, यही बनाई थी स्टूडेंट। तो आप जरा देखें, नंबर थर्ड एंट्री में अकाउंट से कहां पे आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है 2 लाख रुपए का। लेजर कहता है कि जहां एंट्रीज में आएगा वहीं पे लेजर में आएगा, क्रेडिट में आ रहा है, क्रेडिट है। नंबर 3 डालें इसका, और इसकी रीजन क्या होगी अभी बताया था। अगर अकाउंट से क्रेडिट में तो इसकी रीजन डेबिट वाली, यानी कि कैश 2 लाख रुपए। सही है स्टूडेंट, क्लियर है नंबर थर्ड ट्रांजेक्शन। फोर्थ देखें, फोर्थ हमने क्या बनाई थी, फोर्थ में लिखा हुआ था सेल रिटर्न 5,000। सेल रिटर्न की एंट्री हमने क्या बनाई थी स्टूडेंट, उसकी भी हमने बनाई थी सेल रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 5,000, याद है ना। अब फिर देखें इस एंट्री के अंदर भी हमारे पास अकाउंट से कहां पे आ रहा है स्टूडेंट, क्रेडिट में आ रहा है। तो क्रेडिट में लेके चले जाएं, नंबर 4 डालें और उसकी रीजन क्या लिखे, डेबिट वाली यानी कि सेल रिटर्न। नंबर 4 लिखा, रीजन लिखी हमने सेल रिटर्न और अमाउंट दिखा दिया 5,000। सही है स्टूडेंट, नंबर 4 भी हो गई है। 5 हमने ट्रांजैक्शन क्या लिखी थी, लिखा था बैड डेट रिटर्न ऑफ 7,000। हमने 5वीं ट्रांजैक्शन की एंट्री बनाई थी, क्या बनाई थी स्टूडेंट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 7,000। अभी रिटर्न ऑफ की बनाई थी, याद है ना, बिल्कुल सर याद है। तो इसमें भी अकाउंट से कहां आ रहा है सर, क्रेडिट में डाल दें, बिल्कुल डाल दें। वजह क्या लिखूं स्टूडेंट, सर वजह लिखें इसकी अलाउंस फॉर बैड डेट्स, शाबाश लिख दिया 7,000। चले जी, ये भी क्लियर हो गया माशाल्लाह से, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है आप लोगों को। और नंबर लास्ट ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करी है स्टूडेंट, नंबर 6 रिकवरी फ्रॉम प्रीवियसली रिटर्न ऑफ अकाउंट 3,000 लिखा हुआ है, बिल्कुल। तो हमने देखे नंबर 6 की 2 एंट्रीज बनाई है, मैं यहां बना रहा हूं। नंबर 2, नंबर 6 की नंबर 1 बनाई थी स्टूडेंट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 3,000 से, और दूसरी क्या बनाई थी इसके साथ स्टूडेंट, कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 3,000। सही है स्टूडेंट, तो ये 2 एंट्रीज फिर बनाई थी लास्ट में। अब इन दोनों एंट्रीज में भी हमें अकाउंट से तलाश करना है, और देख सकते हैं आप अकाउंट से पहली एंट्री में कहां आ रहा है, डेबिट में आ रहा है। तो हम यहां पे डालेंगे नंबर 6 की, और इसकी अपोजिट क्या है, इसकी अपोजिट क्या है स्टूडेंट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितना है 3,000। और दूसरी एंट्री में भी इसमें अकाउंट से क्रेडिट में आ रहा है, उसकी वजह क्या है, नंबर 6 ही लिखे हैं। इसकी वजह क्या है स्टूडेंट, कैश 3,000। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने पहला काम लेजर का कर लिया, जिसको हम कहते हैं पोस्टिंग, राइट स्टूडेंट। हमने पोस्टिंग का काम कर लिया, यानी कि पोस्टिंग का मतलब होता है कि लेजर का ओपनिंग बैलेंस दिखाना है, और फिर तमाम जो जनरल एंट्रीज आपने क्वेश्चन में पास की हैं, उन तमाम जनरल एंट्रीज को आपने अकॉर्डिंगली क्या करना है, डेबिट क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देना है, राइट। हमने कर दिया। अब जो इसका दूसरा स्टेप होता है, और याद रखिएगा अकाउंट शीट का लेजर बिल्कुल फाइनल कर दिएगा, इसको बैलेंस कर लिएगा। और जो दूसरा स्टेप करने जा रहा हूं, इसे कहते हैं फुटिंग एंड बैलेंसिंग।
फुटिंग एंड बैलेंसिंग। तो स्टूडेंट तरीकेकार ये इसका आपका, क्योंकि अकाउंट सिविल बाय नेचर याद रखिएगा एसेट्स है, तो एसेट्स की हमेशा, थोड़ा सा गैप नीचे दीजिएगा, एसेट्स की हमेशा डेबिट साइड बड़ी होगी, ये याद रखिएगा। ये 99% में बात कर रहा हूं, 99% 9 कह लें मैं कि एसेट्स की हमेशा कौन सी साइड बड़ी होगी, डेबिट साइड होगी। पहले इसको ऐड कर लिया करें, ओरिजिनली यानी कि इसको एक्चुअली ऐड कर लें। 1,50,000 डेबिट, 1,75,000 डेबिट और 3,000 डेबिट। तो स्टूडेंट हमारे पास डेबिट में एक्चुअल आ रहा है 3,28,000। देख रहे स्टूडेंट, समझ में आ रही बात? मैंने डेबिट ऐड कर लिया। याद रखिएगा कभी भी अकाउंट शीट का क्रेडिट भी 3,28,000 यानी कि डेबिट के बराबर हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है, वो बड़ा रेयर चांस होता है कभी हो जाए। लेकिन इस सवाल में, अकाउंट शीट के सवाल में यानी कि वैल्यूएशन अकाउंट शीट में जब भी आप लेजर बनाएंगे, ये कुछ बातें आप फिक्स कर समझ लें, याद रखने के लिए हमेशा कि जब भी ये सवाल करेंगे वैल्यूएशन अकाउंट सिविल और जब उसके अंदर अकाउंट शीट का लेजर बनाएंगे स्टूडेंट, तो जब लेजर बनाएंगे तो इसकी हमेशा डेबिट साइड बड़ी होगी अमाउंट वाइज और क्रेडिट छोटी होगी हमेशा। तो अब आपने तरीकेकार क्या करना है स्टूडेंट, आपने जहां पे क्रेडिट खत्म हुआ यहीं पे इनका सम कर लें, इनका सम यहीं पे लिख दें। क्या सम लिख दें? 2 लाख है सबसे पहले, फिर 5,000 है, फिर 7,000 है, फिर 3,000 है। ये आ गया स्टूडेंट 2,15,000 रुपए टोटल आ गया इसका सम। एक्चुअल क्रेडिट 2,15,000, एक्चुअल डेबिट 3,28,000। सही है स्टूडेंट। अब लेजर का फुटिंग बैलेंसिंग का तरीकेकार ये होता है रूल्स कि आपको दोनों साइडें सेम करनी होती हैं लेजर की, दोनों साइडों को सेम अमाउंट लाना होता है। सेम कौन सा होता है? हमेशा बड़ा वाला अमाउंट जो साइड का होता है वही दोनों साइडों में सेम आना चाहिए। लेकिन हमारे पास होता क्या है, आप बिल्कुल ये अमाउंट बड़ा है डेबिट साइड, आपकी क्रेडिट में बिल्कुल इसके सामने, इसके पैरेलल पे बिल्कुल यहां पे भी सेम 3,28,000 रुपए ही लेकर आना होता है, सेम अमाउंट लेजर में सेम करना होता है। लेकिन आप बोलोगे सर क्रेडिट में तो 3,28,000 था ही नहीं, वहां का एक्चुअल कितना था स्टूडेंट? 2,15,000। बिल्कुल यही बताने का मैं मकसद है। इसका मतलब है कि 2,15,000 एक्चुअल था लेकिन करना है 3,28,000, तो हमें यहाँ पे इसको बैलेंस सपोर्ट के लिए देना पड़ेगा कि 3,28,000 पे पहुंच जाए। तो क्या करना है स्टूडेंट, हमने इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, 2,15,000 को लेस कर देना है 3,28,000 में से। तो इसका मतलब है हमको यहाँ पर 1,13,000 रुपए बैलेंस पुट करना पड़ेगा जब ये दोनों मिलकर 3,28,000 हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ये जो बैलेंस हम छोटी साइड को बैलेंस देते हैं ताकि वो बड़ी साइड के इक्वल आ सके। बात समझ रहे हैं? जो छोटी साइड होगी उसको बड़ी साइड के बराबर आने के लिए कुछ बैलेंस रिक्वायर्ड होगा, तो हम जो बैलेंस उसको सिर्फ सपोर्ट के लिए देंगे ताकि तुम बड़ी के बराबर आ जाओ। तो जो बैलेंस सपोर्ट के लिए दिया जाता है उसे कहते हैं बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन, राइट स्टूडेंट। लेकिन एक्चुअली ये बैलेंस हमारा कहलाता है स्टूडेंट, एक्चुअल जो है यही आपका डेबिट साइड का कहलाता है, जिसको कहते हैं बैलेंस बीडी। याद रखिएगा सीडी और बीडी बैलेंस एक ही होगा, लेकिन फर्क ये होता है कि ये छोटी साइड को कवर करने के लिए दिया जाता है। लेकिन इस लेजर का जो एक्चुअल एंडिंग बैलेंस है वो 1,13,000 है, और ये किसका अकाउंट शीट का किसका बैलेंस एंडिंग है? अकाउंट शीट का इस साल का एंडिंग 1,13,000 है। जैसे आपने देखा था कि इसका ओपनिंग बैलेंस 1,50 था, फिर हम पूरे महीने अकाउंट शीट बढ़ाते रहे, कम करते रहे, बढ़ाते रहे, कम करते रहे, और एंड पर आके हमने जब डिफरेंस देखा तो अब हमारे पास अकाउंट शीट का एंडिंग बैलेंस कितना बचा स्टूडेंट? 1,13,000। ये है 2014 का एंडिंग बैलेंस 1,13,000। याद रखिएगा स्टूडेंट। और मैंने कहा था कि अकाउंट शीट का लेजर बिल्कुल कंप्लीट बना लिया, अब इसके अंदर कोई काम नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, ये कंप्लीट हो गया, बिल्कुल इसको साइड रखें। लेकिन जब आप दूसरा लेजर बनाएंगे, दूसरे लेजर का नाम है अलाउंस फॉर बैड डेट्स, वो वन गो में कंप्लीट नहीं होगा, उसको कुछ काम करके उसको हम लोग स्टॉप करेंगे और फिर दूसरा काम करने के बाद वो लेजर कंप्लीट किया जाएगा। तो स्टूडेंट इसको कॉपी कर लें, फिर मैं दूसरा लेजर बना रहा हूं जी। स्टूडेंट देखिए मैं दूसरा लेजर मैंने बना लिया और मैं इसको एक तरफ बना के इसको इनकम्प्लीट छोड़ दूंगा, फिर हम बाकी अपने वर्किंग पे चलेंगे। इसका लेजर भी हम उसी तरीके से स्टूडेंट, इसका लेजर भी हम बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने अकाउंट शीट का किया था। क्या किया था?
हमने कहा था जिसका भी लेजर बनाया करें, चेक किया करें कि आपके सवाल में उस लेजर का ओपनिंग बैलेंस है, अगर है तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करें, फिर बाकी जनरल एंट्री से क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। तो यकीनन आपको मैंने शुरू बताया था 2014 1 जनवरी को एक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था 1,50,000 और एक अलाउंस फॉर बैड डेट्स का भी आपको गिवन था। कितना दिया था स्टूडेंट? 5,000 रुपए दिया हुआ है और साथ में यही बताया था इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा है डेबिट क्रेडिट, जब कोई भी बात मेंशन ना हो तो वो हमेशा क्रेडिट होता है, राइट। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स का याद रखिएगा ओपनिंग बैलेंस किस दिन 1 जनवरी का जो बैलेंस है 1 जनवरी 2014 का जो बैलेंस है स्टूडेंट वो कितना दिया हुआ है 5,000। तो पहला काम आप ये करें कि ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड कर दें, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दें। ये डेबिट में भी आ सकता है लेकिन जब आएगा तो हम आपको बताएंगे कि डेबिट में कहां पे डेबिट वाला लिखेंगे, डेबिट में ऑफ कोर्स जब आएगा, लेकिन अभी फिलहाल ये क्रेडिट बेस वाला सवाल करा रहा हूं। आपके पास क्रेडिट में 5,000 दिया हुआ है। अब अगला काम क्या करना है स्टूडेंट, वही काम जो अभी मैंने अकाउंटिंग के साथ किया था कि अब आपने अपनी वो जो 6-7 जनरल एंट्रीज बनाई हैं उनके ऊपर फोकस करें और उसमें तलाश करें अब कौन सा अकाउंट तलाश करना है। अब अकाउंट शीट तलाश नहीं करना स्टूडेंट, अब आपने एंट्रीज में अलाउंस फॉर बैड डेट्स का अकाउंट तलाश करना है और जिस एंट्रीज में हमारे पास अकाउंट शीट आ जाए, अलाउंस फॉर बैड डेट आएगा, सिर्फ वही एंट्री हम अलाउंस फॉर बैड डेट्स के लिए पोस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट जरा एक दफा नजर मारें, मैं नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ आपको कॉल कर रहा हूं, सुनते रहिएगा कि कौन सी एंट्री में अलाउंस फॉर बैड डेट्स आ रहा है। देखिए पहली एंट्री बनाई कैश डेबिट अकाउंट सेल क्रेडिट, नहीं है अलाउंस फॉर बैड डेट छोड़ दें। दूसरी एंट्री बनाई हमने अकाउंट शीट डेबिट सेल क्रेडिट, क्रेडिट सेल की, याद है ना स्टूडेंट, उसमें भी अलाउंस फॉर बैड डेट नहीं है, छोड़ दें। नंबर 3 एंट्री हमने बनाई स्टूडेंट कैश कलेक्शन की, कलेक्शन की एंट्री क्या बनाई थी कैश डेबिट अकाउंट शीट क्रेडिट, इसके अंदर भी अलाउंस फॉर बैड डेट नहीं है, छोड़ दें इसको भी, इग्नोर। 4th एंट्री हमने बनाई सेल रिटर्न की, अगर सेल रिटर्न की एंट्री देखें वो भी हमारे पास क्या थी सेल रिटर्न डेबिट और अकाउंट शीट क्रेडिट, इसके अंदर भी अलाउंस फॉर बैड डेट्स अभी तक नहीं आया 4 एंट्रीज में। लेकिन 5वीं में जाके देखते हैं स्टूडेंट तो बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री थी, इसमें बनी थी अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट। मैं एंट्रियां बना रहा हूं ताकि याद आ जाए, नंबर 5वीं बना रहा हूं अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, याद है ना स्टूडेंट 7,000 रुपए की, जी स्टूडेंट याद है ना, बिल्कुल सही। 7,000 रुपए हमारे पास क्रेडिट में, अलाउंस ऑफ क्रेडिट कहां पे आ रहा है स्टूडेंट, डेबिट में आ रहा है, तो आप इसको डेबिट में रिकॉर्ड करें। 5 नंबर के जो इसका अपोजिट क्या है अकाउंट सिविल, यहां मैंने लिखा नंबर 5, अपोजिट लिखा अकाउंट सिविल और अमाउंट दिखा दिया 7,000। सही है स्टूडेंट, नंबर 5 में आई थी। नंबर 6 जाके देखते हैं ट्रांजेक्शन, तो नंबर 6 में भी हमने 2 एंट्रीज बनाई थी स्टूडेंट। पहली एंट्री नंबर 6 की हमने बनाई थी क्या अकाउंट सिविल डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 3,000 से, याद है स्टूडेंट। और इसी की दूसरी क्या बनाई थी हमने कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो स्टूडेंट जरा देखें इस एंट्री में नंबर 1 या नंबर 2 किसमें अलाउंस फॉर बैड डेट है, हमें तो अब अलाउंस फॉर बैड डेट्स के ऊपर फोकस करना है, किसमें आ रहा है, लेकिन आंसर पहली में आ रहा है, वो भी अलाउंस फॉर बैड कहां पे आ रहा है क्रेडिट में आ रहा है 3,000 रुपए का। तो मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, बिल्कुल इसको यहां से उठा के नंबर 6 लिखकर और इसकी अपोजिट क्या है अकाउंट रिसीवेबल के नाम से 3,000 रुपए यहां दिखा देता हूं। सही है स्टूडेंट, इस एंट्री में अकाउंट अलाउंस फॉर नहीं छोड़ दें। तो इस तरह स्टूडेंट मैंने क्या किया कि इस सवाल में एक ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड किया, और बाकी मैंने जितनी जनरल एंट्रीज में मेरे पास अलाउंस ऑफ बैड डेट आ रहा था मैंने उसको डेबिट क्रेडिट में रिकॉर्ड करके छोड़ दिया। मैंने अभी आपको यही बताया था स्टूडेंट कि अलाउंस का लेजर आप फिलहाल यहां तक बनाने के बाद रुक जाया करें, यहां पे स्टॉप हो जाए, राइट स्टूडेंट। इसके बाद अभी फिलहाल आपको कुछ और काम करना है, क्लियर स्टूडेंट। आप यहाँ पे स्टॉप करें और अब अपने दूसरे मेन वर्किंग पे आ जाएं, जो हमारा मेन काम है अलाउंस फॉर बैड डेट निकालना, जिसको सीख रहे हैं हम कल से, राइट। इसको स्टॉप करिएगा, मैं वापस आऊंगा इस पे। चलें जी, अब हम आते हैं अपने सवाल के अगले पार्ट पे। स्टूडेंट देखिए पहला काम अकाउंट शीट का लेजर बना लिया हमने, अलाउंस का बना लिया, ये भी बहुत जरूरी था क्योंकि आगे जाके बताऊंगा कि मैंने अलाउंस का लेजर क्यों बनाया। अच्छा, अब बी पार्ट देखें, लिखा है कंप्यूट एंड रिकॉर्ड बैड डेट्स एक्सपेंस एस्टिमेटेड बैड डेट्स। नंबर 1 कहता है
5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल अंडर बैलेंस शीट अप्रोच। मैंने आपको बताया था ना कि 3 तरह की अप्रोचेज होती हैं, तीनों तरीकों से, कभी 2 पूछता है, कभी 1 पूछता है। तो देखिए इसमें दोनों अप्रोचेस पूछ ली। नंबर ए में बोलता है आपने 5% बेड रेट लगाना है बैलेंस शीट अप्रोच से, जो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, मैं इसका बी पार्ट पढ़ रहा हूं। उसमें लिखा है 3% आपने लगाना है नेट क्रेडिट सेल पे, और वो कौन सी अप्रोच है? इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। सही है स्टूडेंट? तो हम पहले बात कर रहे हैं नंबर बी यानी कि इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के तमाम क्वेश्चन करेंगे, फिर हम बैलेंस शीट अप्रोच पे जाएंगे। ये सवाल हो सकता है आगे जाके मैं दोबारा करूंगा जब इसको बैलेंस शीट अप्रोच से सिखाऊंगा। राइट, आगे देखिएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा, अब हम जो काम कर रहे हैं, देखें हमने कल से बता रहे हैं कि इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में स्टूडेंट, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में हम जब अपना बेड रेट्स यूज करते हैं, जब अपना बेड रेट निकालते हैं, तो हमने बेस बना दिया था। क्या बनाया था? नेट क्रेडिट सेल पे हम अपना बेड रेट का रेट लगाते हैं, जो उन्होंने सवाल में दिया वो भी 3%। तो क्या चीज चाहिए होती है अब सवाल में स्टूडेंट? हमें नेट क्रेडिट सेल हमें तलाश करना है। देखिए मैं यहाँ एक छोटा सा फॉर्मेट बनाता हूँ, सिर्फ फॉर्मेट, और फिर हम इस सवाल की नेट क्रेडिट सेल निकालेंगे। याद रखिएगा हमको हमेशा नेट क्रेडिट सेल चाहिए, ध्यान में रखिएगा। तो आप एक छोटा सा कंप्यूटेशन बनाएं। पहले मैं एक जनरल फॉर्मेट बना रहा हूं स्टूडेंट, ये फॉर्मेट आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ नेट क्रेडिट सेल के नाम से मैं पहले कंप्यूटेशन पास कर रहा हूं। बार बार एक बात कर रहा हूं मैं, यदि सवाल का नहीं है लेकिन एक जनरल कंप्यूटेशन है। आप सबसे पहले इसमें लेंगे अपनी ग्रॉस क्रेडिट सेल। सबसे पहले क्या लेंगे स्टूडेंट? ग्रॉस क्रेडिट सेल, जो अमाउंट में ये शो हो रही है, ये एक अमाउंट है, लेट्स सपोज रुपीस में, और इसमें से आप अपने सवाल में मौजूद 2 चीजों को लेस किया करेंगे। एक होती है सेल रिटर्न और एक होता है सेल डिस्काउंट। आप इन दोनों अमाउंट को याद रखिएगा स्टूडेंट, आप इन दोनों अमाउंट को कहां से लेस करेंगे? अपनी ग्रॉस सेल में से। अब ये ग्रॉस क्या है? देखिए जो आपने सवाल में क्रेडिट सेल सिंपल लिखी होगी, जो सिंपल क्रेडिट सेल लिखी होगी उसी को ही ग्रॉस कहते हैं। राइट स्टूडेंट? आप यहां पे लिखते हुए उसको ग्रॉस लिखा करें, और फिर ग्रॉस में से दोनों चीजें आप लेस करेंगे। इन दोनों को जब आप लेस करेंगे स्टूडेंट, अब जो सेल आएगी इस सेल को बोलते हैं नेट क्रेडिट सेल। सही है स्टूडेंट? इस तरीके से इनकम स्टेटमेंट अप्रोच पे काम करने से पहले, बेड रेट निकालने से पहले स्टूडेंट हमेशा पहले आप नेट क्रेडिट सेल निकालेंगे। जब आ जाएगी फिर अपना बेड रेट्स का रेट निकाल के दिखाएंगे। 1-2 बातें सुन लें। अगर सवाल में क्रेडिट सेल तो आएगी, इसके बगैर तो आपका सवाल ही कंप्लीट नहीं होता। क्रेडिट सेल लिखा हुआ होगा, लेकिन अगर सवाल में आपके पास सिर्फ सेल रिटर्न आता है, सिर्फ एक चीज आती है स्टूडेंट, सेल रिटर्न आता है, तब भी आप ये कंप्यूटेशन बनाएंगे, सिर्फ सेल रिटर्न को माइनस करेंगे तो नेट सेल आ जाएगी, नेट क्रेडिट सेल आ जाएगी। सही है? या अगर सवाल में हो सकता है ग्रॉस क्रेडिट सेल के साथ क्या आ रहा हो? सेल डिस्काउंट आ रहा हो स्टूडेंट, तो आप सिर्फ सेल डिस्काउंट को माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारे पास नेट क्रेडिट सेल आ जाएगी। तीसरी बात, 2 बातें समझ में आ गई स्टूडेंट? या तो सिंपल ये आ सकता है, राइट, तो इसको सिंपल लेस करेंगे तो ये नेट सेल, या सिंपल ये अकेला आ सकता है तो इसको लेस करेंगे तो नेट सेल, या ये तीसरी बात है कि दोनों आ सकते हैं। अगर दोनों आएंगे तो दोनों माइनस होंगे ग्रॉस में से, तो कौन सी सेल आएगी? नेट क्रेडिट सेल। और आखिरी फाइनली बात क्या कहने जा रहा हूं मैं, हो सकता है क्रेडिट सेल तो कंफर्म आएगी सवाल में, लेकिन सवाल में हो सकता है ना सेल रिटर्न आए ना सेल डिस्काउंट आए। अगर ये दोनों मौजूद ना हो तो सवाल में जो क्रेडिट सेल है वो ऑटोमेटिकली कौन सी बन गई? नेट क्रेडिट सेल बन गई स्टूडेंट। फिर आपको कंपटीशन बनाने की जरूरत नहीं है, फिर कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने अपना कंपटीशन बनाना है बेड रेट्स का, राइट, जो मैं आगे करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट जरा ध्यान करें, ये जो सवाल मैं कर रहा हूं, क्या इस सवाल में मेरे पास ये कंपटीशन बनाने की गुंजाइश है? मुझे बनाना चाहिए? कोई ऐसे आइटम है, या मैं डायरेक्ट ले लूं? क्या कहते हैं सर? हैगी, क्योंकि सेल रिटर्न हमें दिख रहा है सवाल में, बिल्कुल शाबाश। तो देखिए अब मैं इस सवाल का कंपटीशन बना रहा हूं नेट क्रेडिट सेल्स का। तो स्टूडेंट देखिएगा, सबसे पहले मैंने क्या कहा, क्या लेंगे? ग्रॉस क्रेडिट सेल। तो स्टूडेंट ग्रॉस क्रेडिट सेल कितनी दी हुई थी हमारे सवाल में? आई थिंक 1,75,000 का जो क्रेडिट सेल थी वही ग्रॉस कहलाती है, याद है ना? ये 1,75,000, और इसमें से 2 चीजें तलाश करें,
या तो सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट दोनों हो तो दोनों लेस कर दें, अगर एक आइटम तो एक लेस कर दें। तो हमने देखा सवाल में सेल रिटर्न आई है सर 5000 की, आइए ना, तो लेस कर दें सेल रिटर्न 5000। देखिए मैंने लेस किया तो मेरे पास 1,70,000 बच गई सेल। इस सेल को मैं कौन सी सेल कहूंगा? नेट क्रेडिट सेल। जी स्टूडेंट क्लियर है, समझ में आ गई है? तो जब भी इनकम स्टेटमेंट अप्रोच का सवाल करेंगे स्टूडेंट तो याद रखिएगा आप अपनी सेल पे फोकस करेंगे। अगर आपके सवाल में नेट क्रेडिट सेल्स डायरेक्ट गिवन है, डायरेक्ट का मतलब क्या होगा कि सवाल में फिर सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट मौजूद नहीं होंगे, तो डायरेक्ट आप लोगों ने नेट क्रेडिट सेल्स को नेट क्रेडिट सेल्स मान लेना है। और अगर आपके सवाल में सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट दोनों है तो दोनों लेस करेंगे, कोई एक चीज है तो एक लेस करेंगे। ये हमारा स्टेप हो गया, कॉपी करें फिर आगे बताता हूं। जी स्टूडेंट, तो अब मैं अपना अलाउंस ऑफ बैड डेट निकालने जा रहा हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, ये बैलेंस शीट अप्रोच से करूंगा। बहुत ही सिंपल ये अप्रोच कहलाती है स्टूडेंट, और बहुत ही जस्ट 3 स्टेप में मेरा अलाउंस ऑफ बैड डेट आ जाएगा। राइट स्टूडेंट, अब जरा देखिएगा, मैं एक कंप्यूटेशन यहां पास करूंगा। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल ये अप्रोच कहलाती है। देखिएगा इसमें 3 स्टेप पे हमारा बैड डेट्स आ जाता है। आपने क्या करना है, प्रॉपर हेडिंग डालनी है, कंप्यूटेशन ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट्स। राइट स्टूडेंट, और फिर उसके बाद जिस अप्रोच से हम काम कर रहे हैं वो शो करना है बाय इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। स्टूडेंट हम तीनों अप्रोच से ऐसे ही काम करेंगे। पहले लिखें कंप्यूटेशन ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट्स, और जिस स्टेटमेंट से जिस अप्रोच से काम करेंगे उसका नाम लिख देंगे। अभी इनकम स्टेटमेंट करें, बहुत सिंपल है स्टूडेंट, सिर्फ 3 स्टेप में हमारा एक्चुअल इस साल का अलाउंस ऑफ बैड डेट्स आ जाएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट, मैं पहला स्टेप करने जा रहा हूं। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में आपने हमेशा शो करना है अपनी नेट क्रेडिट सेल। ये कहां से आएगी? यकीनन ये आपको अपने पिछले वाले कंप्यूटेशन से उठाना है जो मैंने अभी बना के दिखाया था। राइट, वहां पे कंप्यूटेशन आपने बनाई थी नेट क्रेडिट सेल, तो सबसे पहले आपने दिखा दी कि नेट क्रेडिट सेल हमारी कितनी कैलकुलेट हुई थी? 1,70,000। सही स्टूडेंट, क्लियर है बात? तो 1,70,000 पहले स्टेप में दिखाना है। दूसरे स्टेप में आपने क्या दिखाना है स्टूडेंट? जो रेट हमें सवाल में दिया हुआ है इसके ऊपर अप्लाई करने वाला। तो लिखें, आप लिखें यहां पे रेट ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट्स इज कितना परसेंट स्टूडेंट था? 3%। सेकेंड स्टेप ये दिखा दे, बिल्कुल इसी स्टाइल से हमेशा कीजिएगा आप अपनी इनकम स्टेटमेंट अप्रोच को। राइट, और थर्ड और फाइनल स्टेप में क्या करना है? 3% आपने सेल पे लगा देना, आपका फाइनल बैलेंस आ गया। कोई और मजीद रॉकेट साइंस नहीं है, कोई और मुश्किल बात नहीं है। और जब ये 3% लगेगा तो जो फाइनल अमाउंट आएगा इसको हम कहेंगे इस साल का एडजस्टेड बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट्स। सही है स्टूडेंट, और ये चाहे तो आप थोड़ी सी कैलकुलेशन दिखा दें, थोड़ा आसान अच्छा लगेगा। प्रेजेंटेशन होती है यहाँ पे नीचे दिखा दें, ये 3% यानी कि 1,70,000 का आपने लेना है 3%। तो ये हम कैलकुलेशन करते हैं, 1,70,000 का लेते हैं स्टूडेंट 3%, तो वो आता है सीधा सीधा 5,100 रुपये। और स्टूडेंट यही हमारा इस साल का एडजस्टेड अलाउंस फॉर बैड डेट्स है बाय इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। इस अप्रोच में इससे ज्यादा कोई भी काम नहीं करना, वेरी सिंपल। राइट स्टूडेंट, बस हमारा बैड डेट्स आ गया। राइट, 3 स्टेप में, पहले स्टेप में सेल दिखाई, दूसरे में रेट दिखाया, सवाल में गिवन होता है, और वो रेट अप्लाई कर दिया सेल पे, तो हमारे पास बैड डेट्स एडजस्टेड आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब क्या करना है स्टूडेंट? जब आपके पास एडजस्टेड अमाउंट आ जाए, देखिए हमने हर
अप्रोच से ये बैड डेट्स का एडजस्टेड अमाउंट निकालना है। ये भी हमने इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से निकाला है। आगे जब हम बैलेंस शीट सीखेंगे उसमें भी हमें एडजस्टेड निकालना होगा। यही हमारा काम है, मेन वर्किंग हमारी यही है इस पूरे सवाल की कि बैड डेट्स का एडजस्टेड अमाउंट निकालना है। तो हमने ही निकाल लिया, अब इस अप्रोच से निकाल लिया, बहुत सिंपल होती है। फिर एजिंग ग्रुप से भी हम एडजस्टेड निकालेंगे। हम किसी भी अप्रोच से बैड डेट निकालें एडजस्टेड, स्टूडेंट हम किसी भी अप्रोच से बैड डेट निकालें एडजस्टेड फाइनल, तो हमें उस एडजस्टेड बैलेंस की बनानी होती है एडजस्टिंग एंट्री। सही स्टूडेंट, क्या बनानी है? एडजस्टिंग एंट्री। मिटा रहा हूं मैं। अब आप इसके नीचे पास करेंगे एक एडजस्टिंग एंट्री। तो स्टूडेंट ऊपर हेडिंग डाल दें, कंपनी का नाम नहीं है तो ऊपर से लिखते हैं एडजस्टिंग एंट्री। और कब बनाएंगे? हमेशा साल के आखिरी दिन बनती है। क्या है हमारा 14 का जनवरी स्टार्ट किया था, तो इसका मतलब ये एंडिंग क्या होगा? 31 दिसंबर 2014। तो सुन लें इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है। ये होती है बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ये कितने की? 5100 रुपए से एंट्री बना ली। टू एडजस्ट एनुअल बैड डेट्स। चलिए स्टूडेंट, ये हमेशा याद रखिएगा, ये एंट्री फिक्स है। आप किसी भी अप्रोच से जब एडजस्टेड अमाउंट निकालेंगे तो उसकी एडजस्टिंग एंट्री यही बनाएंगे। सही है स्टूडेंट। अब ये एंट्री जब बन गई है तो जरा देखें, मैंने अलाउंस फॉर बैड डेट्स का एक लेजर रुकवाया हुआ था, स्टॉप किया हुआ था, कंप्लीट नहीं किया था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इसी साल 2014 में एक और एंट्री फाइनल पास हुई एडजस्टिंग, जिसके अंदर अलाउंस ऑफ बैड डेट्स फिर आ रहा है। हमने लेजर इस वजह से रोका हुआ था कि अलाउंस ऑफ बैड डेट्स फिर आ रहा है, और ये अलाउंस ऑफ बैड डेट्स इस एडजस्टिंग से भी उठकर बैलेंस शीट में जाएगा। राइट। तो स्टूडेंट देखिएगा, हमने अपना अलाउंस का लेजर रोका हुआ था। अब आपको दिख रहा है ना, मैंने अलाउंस का देखिए कंप्लीट नहीं किया था। हमें कंप्लीट क्या होता है? सीडी और बीडी करके कंप्लीट करना होता है, इक्वल करना होता है। नहीं किया था, क्यों? मैंने इस वजह से नहीं किया था स्टूडेंट, क्योंकि देखें मैं आपको मूव करता हूं, हमारे पास इस साल एक एडजस्टिंग एंट्री बनी है। जरा आप देखिएगा, मूव कर रहा हूं, ये एडजस्टिंग मैंने अभी बनाई है। इसमें देखें एक अलाउंस ऑफ बैड डेट मजीद आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है। इसी वजह से हम अलाउंस के लेजर को कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि इस लेजर में ये एडजस्टिंग एंट्री भी पोस्ट होती है। तो दोबारा हम अपने लेजर की तरफ जाते हैं, और ये जो एडजस्टिंग एंट्री हमने बनाई है, इस एंट्री को हम लेजर में पोस्ट करते हैं। स्टूडेंट कहां पे आ रहा है अलाउंस ऑफ बैड डेट एंट्री में? कहां आ रहा है? आप देख सकते हैं क्रेडिट में आ रहा है, तो इसको क्रेडिट में पोस्ट कर दें। राइट, ओके, क्रेडिट में पोस्ट कर दें इसको। चाहे लिख दें आपने 31 दिसंबर 2014 को, और इसके अगेंस्ट क्या आ रहा है स्टूडेंट? इसके अगेंस्ट आ रहा है बैड डेट्स एक्सपेंस। बैड डेट्स एक्सपेंस के अगेंस्ट आ रहा है, कितना आ रहा है स्टूडेंट? 5100। तो स्टूडेंट अब क्या करना है? अब फाइनल हो गया, अब इसको हम फाइनलाइज कर सकते हैं। हम इसकी दोनों साइडों को अब बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंस का तरीका स्टूडेंट वही है जो हम पहले बता चुके हैं आपको, कि आपने हमेशा बड़ी साइड को पहले प्लस करना है। जैसे मैंने बताया कि अकाउंट सिविल की हमेशा बड़ी साइड डेबिट होती है हमेशा, तो छोटी साइड को बैलेंस देके उसके बराबर लाना होता है। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स की 99% कह रहा हूं मैं, 99% अलाउंस ऑफ बैड डेट्स की क्रेडिट साइड बड़ी होगी। कौन सी स्टूडेंट? क्रेडिट। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखें, मैं पहले क्रेडिट को इसके नीचे सम कर लेता हूं, टोटल कितना आ रहा है? 5100, 3000 और 5000। स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है 13100। 13100। अब 13100 मेरे पास टोटल क्रेडिट में आ रहा है, और डेबिट में मुझे बिल्कुल इसके सामने 13100 ही लेकर आना है। अब देखिए कौन सी साइड छोटी है, लेकिन आप देखें सर क्रेडिट में 13100 एक्चुअल आ रहा है, डेबिट में एक्चुअल कितने आ रहे हैं? सिर्फ 7000 आ रहे हैं। लेकिन यहाँ कितना लाना है स्टूडेंट? 13100। तो यहाँ पे कितना बैलेंस देना पड़ेगा? अगर मैं 7000 लेस कर दूं तो मुझको यहाँ पे जो बैलेंस देना पड़ेगा, अब इसका बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा, सीडी कहलाएगा 6100, और यही इसका बैलेंस कौन सा कहलाएगा स्टूडेंट? बैलेंस बीडी 6100।
आगे समझ स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमने अब इसका लेजर भी कंप्लीट कर लिया। और अब इस सवाल की हमारे पास लास्ट रिक्वायरमेंट आ गई है, और वो लास्ट रिक्वायरमेंट क्या है स्टूडेंट, वो है पार्शियल बैलेंस शीट। सही है राइट। अब मैं इस सवाल की बैलेंस शीट बना रहा हूँ, और आप बोलेंगे सर ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स का लेजर आपसे पूछा नहीं गया था, आपने क्यों बनाया। बिल्कुल, अब मैं आपको रीजन देने जा रहा हूँ कि मैंने अलाउंस फॉर बैड डेट्स का लेजर क्यों बनाया, क्योंकि अब जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा स्टूडेंट तो फिर आपको पता चलेगा कि मैंने अलाउंस का लेजर क्यों बनाया था। बैलेंस शीट को देखिएगा अब मेरे पास। तो स्टूडेंट देखिएगा, अब मैं बनाने जा रहा हूँ बैलेंस शीट, जो कि पार्शियल कहलाती है, वो पैसे बनती है। आप सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा करें, अगर कंपनी मेंशन हो तो कंपनी का नाम लिख दें, नहीं है तो आप छोड़ दें। और फिर इसके बाद लिखिएगा पार्शियल बैलेंस शीट, और डेट डाला करें हमेशा जिस साल के एंड पे बना रहे हैं, एज ऑन किस साल के एंड पे बना रहे हैं, दिसंबर 31, 2014। ये स्टूडेंट बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर है, आप लोगों ने पहले भी कभी देखी होगी, नहीं तो सुन लें। जब भी आप अकाउंट शीट की बैलेंस शीट बनाएंगे उसे पार्शियल कहेंगे, और पार्शियल क्या बनेगी, हम मैक्सिमम सिर्फ दो चीजें इसमें दिखाते हैं। क्या क्या दिखाते हैं स्टूडेंट, एक हम दिखाते हैं अकाउंट रिसीवेबल, राइट, और इसमें से लेस करते हुए दिखाएंगे हम अलाउंस फॉर बैड डेट्स। और अब सुन लें स्टूडेंट, स्पेशली नए लोग सुन लीजिएगा, जो साइंस वाले हैं, कॉमर्स वालों को तो इतना आइडिया होगा। हम बैलेंस शीट हमेशा साल के आखिरी दिन बनाते हैं, तो स्टूडेंट्स इसका ख्याल रखा करें। हम इस अकाउंट शीट का बैलेंस चाहिए हमें बैलेंस शीट के लिए, और उसमें से लेस करने के लिए अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का। ये दोनों बैलेंसेस कहां से आएंगे, ये वही दोनों बैलेंस हैं जो हमने लेजर बना के एंडिंग बैलेंस निकाले थे, वही बैलेंस मूव करके आपकी बैलेंस शीट में आते हैं। तो ये स्टूडेंट इसी वजह से लेजर बनाए थे, क्योंकि हमें इन दोनों के एंडिंग बैलेंस, जो कि हम बीडी बैलेंस कहते हैं, वो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, उनको हम बैलेंस शीट में लेके आते हैं। तो स्टूडेंट याद करें, लेजर पलट के देख लिया आपने, अकाउंट शीट का जो एंडिंग बैलेंस निकला था वो निकला था 1,13,000 निकला था, आखिरी बैलेंस याद है ना। और अभी जो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का हमने बनाया उसका एंडिंग बैलेंस निकला 6,100। तो अब आप क्या करें, 1,13,000 में से आप लेस कर दें 6,100, तो स्टूडेंट मेरे पास अमाउंट आता है 1,06,900, 1,06,900। और स्टूडेंट ये जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को हम बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहलाती है स्टूडेंट, याद रखिएगा, ये हमारी है बैलेंस शीट। लेकिन स्टूडेंट ख्याल रखिएगा, आगे जब मैं कोई और सवाल की बैलेंस शीट बनाऊंगा तो इसमें मैं एक दो चीजें और दिखाऊंगा, अभी एक दो चीजें और आएंगी, लेकिन फिर भी वो पार्शियल ही कहलाएगी। पार्शियल का मतलब है मुख्तसर, जो दोनों साइडों से सेम नहीं हो सकती, जिसका कंप्लीट डेटा नहीं होता, उसे पार्शियल कहते हैं। क्योंकि ये बैलेंस शीट हो गई है, क्योंकि बैलेंस शीट का आपको पता है स्टूडेंट कि दोनों साइडें सेम होना चाहिए, यहाँ का डेटा भी आना चाहिए, ये भी कंप्लीट डेटा, और दोनों साइडें क्या होना चाहिए, सेम, वो कंप्लीट बैलेंस शीट होती है। लेकिन जब हम एक सवाल करते हैं, किसी अकाउंटिंग का एक सवाल करते हैं, एक पार्ट करते हैं अकाउंटिंग का, तो उसमें बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं बन सकती, उसमें सिर्फ वही डेटा दिया होता है जो उस सवाल से रिलेटेड होता है। तो इस वजह से इस सवाल की बैलेंस शीट सिर्फ पार्शियल होगी, इसकी सिर्फ ये साइड मौजूद है, उसमें भी सिर्फ दो आइटम मौजूद होते हैं। कभी कभी एक दो चीजें और आएंगी जो मैंने बताया, अगले किसी सवाल में मैं दिखाऊंगा बैलेंस शीट में उसकी पोस्टिंग करते हुए। लेकिन फिलहाल 90% जब भी आपसे कहे कि बैलेंस शीट बना दें अकाउंट सिविल की, अकाउंट सिविल के सवाल की, तो स्टूडेंट यही बनाना है, अकाउंट सिविल में से लेस करना है अलाउंस ऑफ बैड डेट्स, और उसको कहेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू। राइट स्टूडेंट, क्लियर स्टूडेंट। इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं और क्वेश्चन करवाता हूं और 5 मिनट से आपको दिखाता हूं। अभी इनकम स्टेटमेंट अप्रोच पे सवाल करते हैं 2-3, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, समझ में आ जाए, फिर इंशाल्लाह मूव करेंगे बैलेंस शीट अप्रोच पे। तो यकीनन स्टूडेंट, आप यकीनन अभी भी आप लोग चाहें तो स्टूडेंट आप लोग बिल्कुल अगर 5 मिनट्स में यकीनन ईयर देखिएगा, मुझसे पूछ सकते हैं, 5 मिनट्स खोलिएगा, उसमें आपको अकाउंट शीट का सवाल मिले तो आप पहले रिक्वायरमेंट पे जाया करें, रिक्वायर्ड देखा करें, क्या इस सवाल में जो अप्रोच पूछ रहा है बैड डेट लगाने की स्टूडेंट, वो कौन सी है, हम बैड डेट का जो रेट दिया हुआ कौन सी अप्रोच पे बोल रहा है, क्या वो अकाउंट शीट के ऊपर बोल रहा है या सेल के ऊपर बोल रहा है।
अगर अकाउंट्स में करना है तो वो बैलेंस शीट अप्रोच है, पता है आपको, उसको छोड़ दें, अभी वो सवाल ना करें, अभी वो मैंने कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। लेकिन अगर वो कहता है कि सेल पे 5% लगाना है, 3% लगाना है, 5% लगाना है, तो स्टूडेंट बेफिक्र होके वो सवाल आप अटेम्प्ट करें। और ऐसा भी हो सकता है जैसे इस सवाल था कि एक ही सवाल में दोनों अप्रोच पूछ लेता है। तो अगर ऐसे सवाल आपके सामने आते हैं जिसमें इनकम स्टेटमेंट अप्रोच भी है, बैलेंस शीट अप्रोच भी है, तो स्टूडेंट आप लोग दोनों वो सवाल भी सॉल्व कीजिएगा, लेकिन उसमें कौन सी अप्रोच कीजिएगा? इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। क्योंकि जैसे मैंने समझाई है, इस सवाल में बैलेंस शीट अप्रोच थी, उसको मैंने इग्नोर कर दिया। जब मैं इंशाल्लाह बैलेंस शीट अप्रोच भी पढ़ा दूंगा तो फिर ये सवाल फिर रिपीट करूंगा मैं। स्टूडेंट क्लियर है? तो आप लोग भी ऐसे सवाल कर सकते हैं जिसमें इनकम स्टेटमेंट अप्रोच अगर आ रही है बैलेंस शीट के साथ, तो आप अपने इनकम स्टेटमेंट अप्रोच का सवाल कंप्लीट कर लें। मैंने हर तरीके से सवाल की हर चीज मैंने बता दी है, राइट स्टूडेंट? तो अब इसके अंदर में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको स्टूडेंट। बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में मुझे दीजिएगा इजाजत। टेक केयर, खुदा हाफिज।